एक छोटा सा गांव था जहां लोग दिन भर खेत खलिहान में पसीना बहाते और रात को सुकून की नींद सोते थे। उसी गांव के एक साधारण से घर में रहती थी गोदावरी और उसके साथ उसकी 2 बहुएं पारुल और नीरजा। बाहर से देखने पर वो घर सीधा सादा लगता था, लेकिन भीतर रिश्तों में मिठास नहीं बल्कि लालच की परतें जमी हुई थीं। रसोई में चूल्हा जल रहा है, पारुल रोटी बेल रही थी, नीरजा पास बैठी सब्जी काट रही है। नीरजा, आज तो सूरज निकलने से पहले ही उठ गई लगती है। ऐसा क्या मन में ठान लिया है कि आज ज्यादा ही काम निपटाने का इरादा है? मन में कुछ नहीं दीदी, बस ये सोचती हूँ कि घर का काम समय पर हो जाए तो सासू माँ भी खुश रहती हैं और घर में शांति भी बनी रहती है। शांति तो तभी रहती है ना जब सबको बराबर समझा जाए, वरना कुछ लोग ज्यादा दिखावा करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। दीदी, सुबह सुबह ताना शुरू हो गया आपका। वैसे भी दीदी, मैं दिखावा नहीं करती, मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ। अब फर्ज निभाने से अगर किसी को बुरा लगता है तो उसमें मेरा क्या दोष? ये बोल के दोनों कुछ पल चुप। चूल्हे की आग तेज हो जाती है। यहाँ अपने कमरे में गोदावरी खाट पर बैठी है और कुछ समय बाद पारुल पानी लेकर आती है। माँ जी, लीजिए पानी। सुबह से आप उठकर बैठी भी नहीं होंगी, आपके घुटनों में फिर दर्द शुरू हो गई होगी ना? दर्द तो है बहू, पर तेरे हाथ का पानी पीकर मन को तसल्ली मिल जाती है। दरवाजे पर नीरजा खड़ी सुन रही होती है और वो तुरंत अंदर आती है। माँ जी, मैंने आपके लिए सरसों का तेल गरम किया है। आज आपके पैरों की मालिश करूंगी। आप हर समय सबकी चिंता करती रहती हैं, अब थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कीजिए। भगवान करे तुम दोनों यूं ही एक दूसरे का साथ निभाती रहो। मेरा मन तो बस यही चाहता है कि मेरे बाद भी ये घर जुड़ा रहे। पारुल और नीरजा एक दूसरे की तरफ देखती हैं और दोनों के मुस्कान के पीछे थी जलन। यहाँ खेत की मोड़ से राजेश और विजय काम से लौटते हुए बातें कर रहे थे। विजय, कभी कभी सोचता हूँ जिंदगी बस मेहनत में ही निकल जाएगी। मेहनत से डर नहीं लगता भैया, बस घर में सब ठीक रहे यही दुआ करता हूँ। माँ बूढ़ी हो रही है, बहुएं भी हैं, सबकी जिम्मेदारी हमारे सिर है। हाँ, बस घर में झगड़ा ना हो और कुछ नहीं चाहिए। मेहनत मजदूरी तो हम कर लेंगे, मेहनत हमें नहीं तोड़ सकते। इधर आंगन में दोपहर को नीरजा अनाज साफ कर रही थी और पारुल पास बैठी हुई थी। नीरजा, एक बात मन में कई दिनों से चल रही है। कहो दीदी, मन की बात दबाकर रखने से रिश्तों में दूरी आती है। बताओ आपको जो भी कहना है। वैसे भी मैं इतनी नहीं सोचती, मेरा मन तो कहीं और ही रहता है। माँ जी दिन व दिन कमजोर होती जा रही हैं। अगर कल को उन्होंने अपने गहने या घर की जिम्मेदारी किसी एक को सौंप दी तो? तुम तो वैसे भी माँ जी के साथ ज्यादा रहती हो। तो वही सही होगा दीदी, जिसने इस घर को दिल से अपनाया हो, जो दिखावे से नहीं सच में सेवा करता हो। अगर माँ जी उसको देगी तो वही सही होगा। और वैसे भी मैं माँ जी के साथ किसी लालच से नहीं रहती। नीरजा के इतना कहते ही पारुल अपने मन में सोचती है, सीधा सीधा कहना चाहती है कि वो मुझसे बेहतर है। एक नंबर की लालची औरत है ये। दोनों में ये सब बातें चल ही रही थी कि कुछ समय बाद राजेश और विजय भी घर पहुंच जाते हैं। अरे नीरजा, खाना तैयार नहीं हुआ क्या? हमें फिर काम पे जाना है। तुम्हें तो पता होती है ना कि मालिक खाने के समय ही घर आने देते हैं। जल्दी करो ना, अभी तक चावल साफ कर रही हो, खाना पकाओगी कब? अरे जी, खाना तैयार है, ये तो रात के खाने के लिए साफ कर रही थी। चलिए भीतर, मैं खाना लगा देती हूँ। चलिए भैया, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए। नीरजा के ऐसी बर्ताव देख के पारुल अंदर से जल रही होती हैं।
ये कितना चालाक औरत है। अपने पति और मेरे पति के सामने तो ऐसा दिखा रही है कि सब काम इसने ही किया है और अब दोनों को खाना भी देगी। चावल और दाल तो मैंने पकाई थी। अरे पारुल, क्या सोच रही हो? जाओ ना, खाना परोसो, नीरजा की मदद करो, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। अपने पति से ये सुन के पारुल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पैर पटक कर घर के भीतर जाती है। कुछ समय बाद सब मिलके खाना खाते हैं और खाना खाकर राजेश और विजय फिर से अपने काम में लौट जाते हैं और नीरजा और पारुल खाने के बाद बर्तन धोने जाती हैं। नीरजा, तू बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तेरी एक बात अच्छी नहीं लगती है। क्या बात है दीदी? आपको किस बात पे दिक्कत है? आपको क्या हमेशा मुझसे दिक्कत ही रहेगी? दिक्कत तो रहेगी। देखो नीरजा, तुम देवर जी से जो कहना है कहो, उनकी सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि तुम मेरे पति का ध्यान रखो। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करती ही नहीं हूँ। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, जबकि मैं तुमसे इस घर में पहले शादी होके आई थी। दीदी, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं वैसा कुछ सोच के नहीं करती हूँ। मैं बस उनकी बड़े भाई जैसे ही इज्जत करती हूँ। नीरजा की इतना कहते ही पारुल अपने मन में बड़बड़ाने लगी। हाँ हाँ, बड़ी आई इज्जत करने वाली, सब जानती हूँ मैं। सबके आगे अच्छी बनने का दिखावा करती है ताकि ये घर हथिया सके। कुछ कहा क्या आपने दीदी? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही हो। चलो ये बर्तन धो लेते हैं, और भी काम है घर में। इतना कह के दोनों बर्तन धोने लगते हैं। शाम का समय था। कमरे में लालटेन जल रहा है। गोदावरी खाट पर बैठी हैं। बाहर से चूल्हे से आग की आवाजें आ रही हैं। नीरजा और पारुल दोनों रसोई का काम खत्म करके अपने सास के कमरे में थे। गोदावरी उनसे थोड़े भारी स्वर में बोली। आजकल मन बड़ा अजीब सा हो गया है। लगता है जैसे ये घर बाहर से तो पूरा है, पर अंदर से कहीं कुछ दरक रहा है। इसलिए तुम दोनों को बुलाया है, क्योंकि जो बात मन में दबा ली जाए वो एक दिन जहर बन जाती है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह बहू थी, मुझे पता है ये सब बातें। मुझे कभी कभी तुम दोनों में जलन की बू आती है। पता नहीं मैं सही सोच रही हूँ या ये बस मेरी सोच है, लेकिन हाँ, तुम दोनों अपने मन में कोई जहर आने मत देना, नहीं तो ये घर टूट जाएगा। पारुल तुरंत पास बैठ जाती है, आंखों में बनावटी नमी के साथ। माँ जी, अगर कभी मुझसे कोई भूल हुई हो तो कह दीजिए। मैं आपकी बहू ही नहीं, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। पर कई बार ऐसा लगता है कि मेरी कोशिशें आपको दिखाई ही नहीं देती। दिखाई देना और महसूस होना दोनों में फ़र्क होता है बहू। पर तू ये बता, मन में ऐसा क्यों लगता है? माँ जी, जब मैं इस घर में आई थी तो सिर्फ एक सपना लेकर आई थी कि ये घर मेरा अपना हो। मैं पहले आई, मैंने आपके साथ दुख सुख देखा, पर आज जब हर बात में नीरजा आगे दिखती है तो दिल बैठ सा जाता है। मैं सोचती हूँ कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गई। नीरजा सिर झुकाए खड़ी रहती है, फिर बोलती है। माँ जी, मैं कभी आगे रहने के लिए कुछ नहीं करती। मैं बस यही सोचती हूँ कि आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ एक सहारे की ज़रूरत होती है। अगर मेरा साथ आपको सुकून देता है तो वो मेरा सौभाग्य है, पर अगर मेरी वजह से दीदी के दिल में टीस उठती है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख होगा। रिश्तों में दुख तब पैदा होता है जब तुलना शुरू हो जाती है। याद रखना, बहुएं दो तरह की होती है। एक बहू बोलकर जताती है, दूसरी बिना बोले निभाती है। पर याद रखो, भगवान सब देख रहा है। माँ जी, बिना बोले निभाना कभी कभी चाल भी हो सकता है। आजकल चुप रहने वाले ही सबसे ज्यादा चालाक होते हैं। और ज्यादा बोलना कभी कभी स्वार्थ को छुपाने का तरीका भी बन जाता है दीदी। मैं चुप हूँ क्योंकि रिश्ते बचाना चाहती हूँ,
जीतना नहीं, आप मुझे ताना देना बंद करो। बस तुम दोनों एक दूसरे को ताना देना बंद करो। आज समझ आ गया कि इस घर में आखिर क्या चल रहा है। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, पर जिस दिन मुझे फैसला करना पड़ा उस दिन मैं आंसुओं, मीठी बातों या दिखावे से नहीं, दिल की सच्चाई से फैसला करूंगी। ये सुन के पारुल की मुट्ठियां भींच जाती हैं। कुछ समय बाद राजेश और विजय भी अपने काम से घर आते हैं और अपने अपने कमरे में बैठे हुए अपने पत्नियों से बातें कर रहे होते हैं। पारुल, आज तुम परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या घर में? माँ ने कुछ कहा है क्या? परेशान नहीं हूँ जी, डर गई हूँ। डर इस बात का कि मैं सब कुछ खो सकती हूँ। वो औरत धीरे धीरे सबका दिल जीत रही है और मैं बस देख रही हूँ। कौन औरत पारुल? तुम नीरजा की बात कर रही हो क्या? समझा, फिर से तुम उसको लेकर गलत सोच रही हो लगता है। और वैसे भी दिल जीतना कोई जुर्म तो नहीं है। पर अधिकार छीन लेना जुर्म है। आज दिल जीतेगी, कल गहने, फिर घर, और एक दिन मुझे इस घर में पराया बना देगी। और आप क्या बार बार उसकी तरफ दरी करते हैं? आपको तो हमेशा मेरी सोच गलत ही लगता है। बस करो पारुल, ये शक तुम्हें एक दिन जला देगा। राजेश के इतना कहते ही पारुल चुप हो गई, लेकिन नीरजा की बातें और उसकी सास के नीरजा की तरफदारी करना पारुल को अंदर से जला रही थी। अगली सुबह गोदावरी मंदिर जाती है। मंदिर में गांव के कुछ औरतें भी पूजा कर रही थीं और मंदिर में घंटियां बज रही थीं। गोदावरी पूजा करती है और बाहर आती है। तब गांव के औरतें उसके लिए रुकी हुई थीं। कुछ भी हो जीवन में, लेकिन भगवान के सामने आकर तो मन हल्का ही हो जाता है। हाँ गोदावरी बहन, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। भगवान के सामने खड़े होकर इंसान का मन अपने आप हल्का हो जाता है। वहाँ न लालच रहता है, न जलन, बस सच्चाई रह जाती है। वैसे आज तेरी छोटी बहू साथ नहीं आई, रोज तो वो तेरी छाया बनकर रहती है। आज मैंने खुद मना किया उसे। हर वक्त साथ रहना ही सब कुछ नहीं होता बहन। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है, ताकि इंसान खुद को और दूसरों को समझ सके। पर मानना पड़ेगा गोदावरी काकी, आपकी छोटी बहू में धैर्य बहुत है। ज्यादातर बहुएं तो जरा सी बात पर मुंह फुला लेती हैं, पर वो हर बात चुपचाप सह लेती है। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता बेटी, पर यह भी सच है कि ज्यादा चुप्पी एक दिन विस्फोट बन जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में वो दिन आए। गोदावरी चाची, बुरा मत मानना, पर बड़ी बहू के मन में असुरक्षा साफ दिखती है। वो डरती है कि कहीं उसका हक ना छिन जाए। हाँ, डर इंसान को अंधा कर देता है बेटी, और अंधापन रिश्तों को सबसे पहले खा जाता है। मैं उनकी माँ की जगह हूँ, मुझे दोनों का दर्द दिखता है, पर लालच और डर में फर्क भी समझना होगा। गोदावरी कुछ पल चुप रहती है, फिर मंदिर की ओर देखती है। हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं सही समय पर सही फैसला कर सकूं। मुझे पता है कि मेरी दोनों बहुएं बुरी नहीं हैं, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अच्छी भाव भी नहीं है। यहाँ नीरजा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में थकान है। लोग समझते हैं चुप रहना आसान होता है, पर सच तो ये है कि हर चुप्पी के पीछे 100 सवाल, 100 दर्द छुपे होते हैं। मैं अगर बोल दूं तो झगड़ा बढ़ेगा, और अगर चुप रहूं तो मुझे चालाक कहा जाएगा। पर मुझे चुप रहना ही होगा, चुप्पी से सब काम होंगे। वो सास के कमरे की ओर देखती है और सोचती है, माँ जी ने आज मंदिर अकेले जाने का फैसला किया। शायद वो भी मेरे नियत को लेके सोच रही होगी। शायद उन्हें उनके साथ हमेशा रहना अच्छा नहीं लगने लगा है। शायद उन्हें मुझ पे कोई शक हो गया है। यहाँ खेत में राजेश और विजय काम के थकान की वजह से बैठे हुए थे और कुछ बात कर रहे थे। विजय, जैसा कि मैंने तुझे पहले भी कहा था, आजकल घर का माहौल मुझे ठीक नहीं लगता। बाहर से सब सामान्य लगता है,
पर अंदर कुछ खिंचाव है। और ये बात तू भी जानता है कि ये हमारे पत्नियों के वजह से हुआ है। मुझे भी महसूस होता है भैया, माँ कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हैं और बहुओं के बीच वो अपनापन नहीं रहा जो पहले था। भाभी और नीरजा के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। पारुल बदल सी गई है। हर बात में उसे लगता है कि कोई उससे आगे निकल रहा है। मुझे लगता है उसे नीरजा के साथ रहना पसंद नहीं है। और नीरजा वो ज़्यादा चुप रहने लगी है। मुझे डर है कि कहीं उसकी चुप्पी के पीछे गुस्सा और नफरत ना हो। दोनों ये बात कर ही रहे थे कि दोनों जिस खेत में काम कर रहे थे उस खेत के मालिक रघुदेव आ गए और उनको बैठे हुए देख गुस्सा हो गए। अरे ओ राजेश, ओ विजय, तुम दोनों को हो क्या गया है? दोनों काम के बजाय बैठ के आराम कर रहे हो। क्या मैं तुम दोनों को आराम करने का पैसा देता हूँ? नहीं नहीं मालिक, हम लोग काम ही कर रहे थे, बस थोड़ा सा थक गए थे तो इसीलिए सोचा थोड़ा आराम कर लो। सुना मैंने, काम कर रहे थे या अपने पत्नियों के रोना रो रहे थे? मैंने और मजदूरों से भी सुना है तुम दोनों हमेशा अपने पत्नियों के ही दुखड़े सुनाते रहते हो। ऐसे ही रहा तो काम से निकाल दूंगा तुम लोगों को। इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई तो देख लेना। सेठ रघुदेव की ऐसी बातें सुन के विजय को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और मालिक भी दोनों को सुनाकर वहां से चला जाता है। घर में दोपहर को नीरजा रसोई में आटा गूंथ रही है। पारुल दरवाजे पर खड़ी है। नीरजा, आज तो मंदिर में गई और माँ जी भी पता नहीं कहाँ रह गई। नहीं दीदी, माँ जी ने खुद कहा था कि घर संभालना ज्यादा जरूरी है। हर बार उनके साथ दिखना ही भक्ति नहीं होती। और माँ जी, वो तो शायद गांव के औरतों के साथ बातों में उलझ गई होगी। वाह, अब भक्ति और सेवा की परिभाषा भी तू ही तय करेगी। और तू क्यों हर बात को इतनी अलग तरीके से बोलती रहती है? नहीं दीदी, पर इतना जानती हूँ कि सेवा अगर दिखाने के लिए हो तो वो बोझ बन जाती है, और अगर मन से हो तो किसी को खटकती नहीं। और जहां तक मुझे लगा आपको मेरी बात समझ आ गई है, तो बात कैसे भी बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तू हर बात में खुद को सही और मुझे गलत साबित करती है। लेकिन याद रखना, जितना माँ जी के सामने तू अच्छी बनने का ढोंग करती है, मैं जानती हूँ जरूर तेरे मन में कोई चोर है। दीदी, मैं आपको गलत साबित करना ही नहीं चाहती, और आपको मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचते रहिए। मुझे आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और लालच तो आपके मन भी है, ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको, देख लेना। नीरजा से ये सुनने के बाद पारुल गुस्से में वहां से चली जाती है। वो नीरजा की बात काट नहीं सकी। नीरजा हमेशा अपने समझदारी से पारुल पे भारी पड़ती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और सब लोग रात का खाना खाने बैठते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं ना, तो लगता है जैसे घर अब भी जिंदा है। वरना आजकल तो हर कोई बस अपना अपना दुख लेकर चुपचाप बैठा रहता है। माँ, खेत में मेहनत तो हम कर लेते हैं, पर मन तब भारी हो जाता है जब घर आकर भी चैन ना मिले। घर ऐसा होना चाहिए जहाँ आदमी सिर रखकर सांस ले सके। आज थोड़ा ऐसा लग रहा है घर। भैया सही कह रहे हैं, घर बाहर से मिट्टी पत्थर का होता है, पर अंदर अगर मन टूट जाए तो वही घर काटने लगता है। नीरजा चुपचाप बैठी हुई होती है। लगता है आज सबका दिन अच्छे से गया है, इसीलिए सब खुशी खुशी बैठे हैं। चलिए चलिए, सब लोग खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। नीरजा और मुझे खाने के बाद बर्तनों और रसोई की साफ सफाई भी करनी है। गोदावरी दोनों बहुओं को गौर से देखती हैं, जैसे बिना बोले सब समझ रही हों। सब लोग खाना खाते हैं और उनके खाने के बाद पूरा घर सो चुका है, लेकिन तभी नीरजा धीरे से उठती है। हर रात यही सोचकर सोती हूँ कि अब नहीं जाऊंगी, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। पर जैसे ही आंख लगती है, वो सवाल फिर उठ खड़ा होता है, क्या सच कभी अपने आप सामने आएगा?
या सच को देखने के लिए हिम्मत खुद ही जुटानी पड़ती है। नहीं, आज नहीं। आखिर कब तक मैं ये सब सहन करती रहूंगी? आज मौका है। सब चैन से सोए हैं। आज सब खुश थे। आज ही मौका है। ये सोच के वो धीरे धीरे सास के कमरे की ओर बढ़ती है। तभी पारुल की भी आंख खुल जाती है। उसे किसी की चलने की आहट आती है। इतनी रात को? ये आहट रोज तो नहीं होती। आज ये कैसी आहट है? लगता है किसी की चलने की आवाज है। सासू माँ की कमरे की तरफ से आ रही है। कहीं सासू माँ को कोई जरूरत तो नहीं है? वो गोदावरी के कमरे तक जाती है और नीरजा को गोदावरी के कमरे में देखती है और दरवाजे से झांकती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नीरजा संदूक के पास बैठती है। ढक्कन खोलने से पहले हाथ रोक लेती है। ये वही संदूक है जिसे माँ जी ने कभी किसी को छूने नहीं दिया। इसमें ही इस घर की नींव है। अब ये मेरी मुट्ठी में होगी। वो ये सब सोच के ढक्कन थोड़ा सा उठाने लगती है कि तभी अब बहुत हो गया नीरजा। दिन में चुप्पी और रात में चोरी, यही है तेरा असली चेहरा। नीरजा घबरा जाती है। दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं चोरी करने नहीं आई थी। कुछ सवाल थे मेरे मन में, इसीलिए नीरजा ये बोल ही रही थी कि गोदावरी की नींद खुलती है। ये क्या हो रहा है? आधी रात को मेरे कमरे में और बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? गोदावरी के कमरे में चोरगुल सुन के राजेश और विजय भी वहां आ जाते हैं और सब उस कमरे में इकट्ठा होते हैं और नीरजा को हैरानी से देखते हैं। राजेश, विजय और गोदावरी पारुल के मुंह से नीरजा के बारे में ये सुन के इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। नीरजा, तुम जानती हो ना माँ की ये संदूक इस घर की इज्जत है, फिर भी तुमने हाथ क्यों बढ़ाया? अगर तुम्हें कुछ जानना था तो मुझसे पूछ लेती। इस तरह चुपके से आना सही तरीका नहीं है नीरजा। वाह देवर जी, आप अभी भी इससे ऐसे बात कर रहे हैं? अरे देखा नहीं आप सभी ने, ये यहाँ कुछ जानने नहीं आई हैं। ये यहाँ माँ जी की गहने चोरी करने आई हैं और साथ में घर के जमीन की कागजात भी। सब लोग उसे सुनाने लगे, लेकिन नीरजा कुछ पल शांत खड़ी रही। लेकिन अचानक से वो गुस्से में बोल पड़ी। बस करो सब लोग। किसी को कोई हक नहीं बनता मुझे सवाल करने का। आप सभी दोषी हो। सबने मेरी दुनिया उजाड़ दिया है और अपने घर में ऐसे रह रहे हो कि ये घर कोई मंदिर हो। सब पापी हो। नीरजा के मुंह से ये सुन के विजय गुस्से में जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है। नीरजा, पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? क्या किया हमने तुम्हारे साथ? दिमाग ठिकाने पे तो है तुम्हारी? हाँ, ठिकाने पे है। और ये अच्छेपन का ढोंग अब बंद कर दो आप सब। घिन आती है मुझे आप लोगों से। रोज ऐसी झूठी हंसी नहीं हंस सकती। विजय, आपसे मुझे लगाव है और आपसे मैं प्यार करना भी चाहती हूँ, लेकिन तभी मेरी उद्देश्य मुझे आपसे भी नफरत करने में मजबूर कर देती है। आप सबने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, मेरे माँ को मुझसे छीन लिया और यहाँ खुशी खुशी रह रहे हो। क्या बोले जा रही हो नीरजा? तुम रंगे हाथ चोरी करते पकड़ी गई तो अब ये सब नाटक कर रही हो। ये बातें चल ही रही थी कि तभी गोदावरी भारी और दुखी आवाज में बोलती है। बस, आज इस घर में ना कोई दोषी है और ना कोई बेगुनाह। मैं जानती हूँ नीरजा क्या बोल रही है और क्यों गुस्से में है। नीरजा बेटी, मैं जानती थी तू इस घर में क्यों बहू बन के आई है, लेकिन बहू, तू गलत समझ रही है हमें। और बेटी, तू इन सब से नफरत मत कर। ये सब तो कुछ जानते भी नहीं है। विजय को तो कुछ पता ही नहीं है। इसने तुझे पूरे मन से अपना पत्नी माना है। और पारुल, नीरजा गलत नहीं है और ये यहाँ लालच या खुद के लिए चोरी करने नहीं आई है। मैं जानती हूँ इसके पीछे क्या वजह है। ये एक अतीत में हुए दुखद घटना है। दुखद घटना माँ? कैसी घटना माँ? हाँ माँ,
आप किस घटना के बारे में बात कर रहे हो? नीरजा बेटी, तेरी नफरत जायज़ है, लेकिन तुझे जैसा लगता है वैसा पूरा सच नहीं है। राजेश और विजय के बाबूजी ने जो किया वो बस एक गलती थी। शायद वो बात तेरे स्वर्गवासी पिता भी जानते थे, लेकिन तुमसे और तुम्हारी माँ से कहने का मौका नहीं मिला उनको। और तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लाने की बात भी इन दोनों के बाबूजी ने ही रखी थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। शायद तेरे पिता और राजेश और विजय के पिता जहाँ हैं, दोनों साथ होंगे। तू हमें गलत मत समझ बेटी। माँ जी, बात को घुमा क्यों रहे हैं? साफ साफ बोलिए, क्या पता था मेरे पिता को, या ये भी कोई नाटक है आपकी? नीरजा, जुबान संभाल के, बहुत बोल रही हो आज। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम माँ से ऐसे बात करोगे। विजय, मैंने कहा ना तुम सबसे कि बीच में मत बोलो। नीरजा को गलतफहमी है और ये बात निकली है तो इसे सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कई दिन इंतज़ार किया कि नीरजा कब अपने दिल का भड़ास निकालेंगी और तब मैं उसे पूरी सच्चाई बताऊंगी। माँ, आप बताओ हमको कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या घटना, क्या राज? माँ, सब लोग कुछ जानने की उम्मीद में थे। पारुल बिल्कुल चुप थी और गोदावरी एक गहरी सांस लेकर बोलती है, बताती हूँ, आज सब बताकर अपने दिल की बोझ निकाल दूंगी। जैसा कि तुम दोनों जानते थे कि नीरजा के पिता और तुम लोगों के पिता में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इस दोस्ती को किसी की नज़र लग गई और दोस्ती में दरार आ गई। नीरजा बेटी, तू तो जानती ही है कि तेरे पिता पे कितना कर्ज था और उसी कर्ज ने उन्हें निगल लिया। लेकिन तुझे और तेरी माँ को ये लगा कि मेरे पति ने तेरे पिता को धोखा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था बहू। तेरे पिता और मेरे पति ने मिल के कर्ज लिया था और अपनी अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी। लेकिन जिस सेठ से कर्ज लिया था उसने चालाकी से सारे ज़मीन अपने नाम कर लिए और कर्ज भी माफ़ नहीं किया। उसने धोखे से ज़मीन के कागजात पे तेरे पिता से अंगूठा लगवा लिया था और तेरे पिता से बोला गया था कि मेरे पति का भी अंगूठा लगवा लिया गया है, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद पता चला कि तेरे पिता की ज़मीन सेठ ने हथिया लिया। ये बात तो मुझे पता है माँ जी। साथ में ये भी पता है कि आपके पति भी उस सेठ से मिले हुए थे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत चाहिए बहू? अगर हमने सेठ के साथ मिलके तेरे पिता के साथ धोखा किया होता तो हम भी आज अच्छे हालत में होते। मेरे दोनों बेटों को मजदूरी करनी नहीं पड़ती। और अगर फिर भी तुझे विश्वास नहीं है तो देख ले संदूक में। उसमें बस मेरे कुछ गहने और इस घर की ज़मीन की कागजात है और कुछ नहीं। पारुल बहू, जाके संदूक से कागजात निकाल के दे। अपने सास के कहने से पारुल संदूक से कागजात निकाल के गोदावरी को दे देती है और गोदावरी नीरजा को अपने चारपाई पे बिठाकर कागजात दिखाती है। नीरजा कागजात अच्छे से देखती है। उसे कागजात में कहीं भी अपने पिता के जमीन का जिक्र नहीं मिला और नीरजा ये देख के अपने सास की बातों पे विश्वास करने लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती है और वो अचानक रोने लगती है। मेरे पिता कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने कर्ज के बाद भी कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन उनको शायद गलत फहमी थी। उनके ही दोस्त ने उन्हें धोखा दिया। उनको ऐसा वही जमींदार ने ही बोला था और फिर ये जानकर वो अपने दोस्त से बात तक नहीं करना चाहते थे। और एक दिन उन्होंने इन्हीं सब के चलते अपनी जीने की इच्छा त्याग दी और दुनिया छोड़ के चले गए। और उनके जाने के बाद माँ भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो भी मुझे छोड़ के चले गए। नीरजा की रोना देख पारुल को भी बहुत दुख हुआ। उसे भी बुरा लगा कि नीरजा कितने दुखों के साथ बड़ी हुई और वो बस कुछ धन दौलत के लिए उससे नफरत करने लगी थी। सब लोग नीरजा को देख उदास हो गए और विजय ने नीरजा के कंधे पे हाथ फेरा और उसे दिलासा दिया। नीरजा के दिल की दुख जानने के बाद सबके मन की गुस्सा नीरजा के लिए दिलासा में बदल गई। नीरजा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में और तुमसे बराबरी करने में अपना दायित्व ही भूल गई। हमेशा तुमसे आगे रहने की कोशिश की, तुमसे बड़ा बनने की कोशिश की, लेकिन तुमने जो सहा है उसे देख के तो यही कहूँगी कि तुमसे मजबूत
और बड़ी कोई नहीं है इस घर में। सच में तुम्हारी कहानी सुन के तो मुझे मेरी माँ बाबूजी की याद आ गई। माँ जी, राजेश जी, मुझे आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा। मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। नीरजा कुछ पल चुप रही। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर वो बोली, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप तो बस मुझसे गुस्सा थे, लेकिन मैं इस घर को तबाह कर देना चाहती थी। अनजाने में नफरत के चलते मैं अंधी हो गई थी। सब कुछ सामने होने के बाद भी मैं बदले की आग में जलती रही, और यहाँ माँ जी सब जानते हुए भी मुझे अपनी बेटी की तरह देखती रही। शायद मुझे माफी नहीं मिलेगी। वैसे भी मेरे जैसे लोगों के साथ अकेले रहना ही किस्मत में लिखा होना चाहिए। हाँ नीरजा, भले ही अतीत में जो भी हुआ हो, लेकिन तुम्हें इस घर के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए था। इस घर ने तुम्हें अपना माना था, और हम इतने भी निर्दय नहीं कि तुम्हें तुम्हारी गलती की माफी भी ना दे। गलती तो हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई का घर एक गलती के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने तुम्हारी आंखों में अपने भाई के लिए हमेशा प्यार और चिंता देखा है। तुम्हें हम जरूर एक मौका और देना चाहेंगे। हाँ नीरजा, जो हुआ वो भूल है। अतीत में किसने क्या गलती किया वो सब अब ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अभी तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ है। तुम्हें हम फिर से अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो दुख तुम्हें बचपन से मिला, अब वो दुख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ नीरजा, मैंने कभी तुझे पराया नहीं समझा बहू। तुझसे मैं कभी नफरत नहीं करूंगी। तू और पारुल मेरी सिर्फ बहू नहीं, बेटी की तरह हो। यही सब कह के सब लोग नीरजा को दूसरी मौका देते हैं, और पारुल जो जायदाद के लालच में थी, वो भी अब ये सब देख के खुद अपने गलती समझ जाती है और सबसे माफी मांग लेती है। और नीरजा भी अपनी गलत फहमी समझ के इस घर को दिल से अपनाने के लिए मान गई थी। अंत में इस घर में सब लोग एक दूसरे की दिल की भाव समझने लगे और एक दूसरे की सहारा बनने की ठान लेते हैं, और दोनों बहुएं अपनी लालच और साजिश छोड़ देते हैं।